बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक अच्छी खबर से करते हैं। अच्छी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट ने आज पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का वो 1091 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख़ में पहली बार 1,35,391 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है स्टॉक मार्केट का। इसकी क्या वजह है? स्टॉक मार्केट अचानक इतनी ऊपर क्यों जा रही है? इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिस पे हमें बातचीत करनी चाहिए। और एक बुरी ख़बर ये है कि एक अमेरिका का बड़ा मशहूर एक मैगज़ीन है फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है। पूरी दुनिया के जो फ़ॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें लिखते हैं। तो जो क्रिस्टीन फेयर हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक बहुत मशहूर वो एक अमेरिकन रिसर्चर हैं और पॉलिसी मैटर्स पे लिखने वाली हैं। उन्होंने अपना जो लेटेस्ट आर्टिकल लिखा है फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन में, इसमें वो कह रही हैं जी अनदर क्लैश ओवर कश्मीर इज़ कमिंग। उनका एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर तो करवा दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सूरत हाल ऐसी दिखाई देती है कि एक और जंग भी हो सकती है। तो एक तरफ स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का ख़तरा भी मौजूद है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो तहरीक चलाएंगे। 90 दिन की उन्होंने डेडलाइन दे दी है। 90 दिन में अगर इमरान खान रहा नहीं होते तो फिर वो क्या करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। ये हम तहरीक इंसाफ से पूछेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने JUI फजलुर रहमान के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज कर दिया है और उनकी पार्टी ने चैलेंज कबूल कर लिया कि हाँ जी ठीक है, हम आपके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली जनाब मलिक आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, और JUI की तरफ से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, जिन्होंने चैलेंज कबूल किया है क्योंकि ये पिछले इलेक्शन में इन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन फिर इनकी पार्टी ने बायकॉट कर दिया था। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि ज़रा जो अली मीन गंडापुर साहब ने जो 90 दिन का अल्टीमेटम दिया, ज़रा वो सुन लो फैसला करने वालों कि आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं और 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सद्दिक मलिक साहब, या हम सियासत छोड़ेंगे या फिर हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सिर्फ 90 दिन रह गए आपके पास। 89 हो गए होंगे। आज का है, कल का है 89। तो 89 रह गए हैं। 89 तो चलें, 89 के बाद कोई एक और प्रोग्राम कर लेंगे। अच्छा, देखिए बात ये है कि इनकी पार्टी के पास मेरे दो बड़े करीबी अजीज़ दोस्त हैं, अली ज़फ़र साहब और सलमान अकरम राजा साहब। उनसे बेहतर इनके पास कोई लॉयर शायद पाकिस्तान में होंगे। वो एक हमारे वो एक दो लॉयर्स हैं जो उनसे बेहतर हैं, वरना दिस इज़ द टॉप लीडरशिप ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। तो ये बिल्कुल जो सड़क के ऊपर धमाल डालना चाहते हैं, ये कानून की धमाल जो है जिसके ज़रिए असल में उनको आज़ादी मिलनी है, क्योंकि वो सज़ा है, उसने सस्पेंड होना है। तो वो तरीक़ाकार जो उन्होंने अपनाना है, बेहतर और अफसल तरीका तो ये होगा कि ये कानून की जंग जो है वो कानूनी अदालत में लड़ें। और जिनके पास कोई वकील अच्छे ना हों, जिनको बहुत पैसे देने पड़ते हों वकीलों के लिए, वकला के लिए, मखदूम अली खान साहब हैं, इस तरह और भी बड़े बड़े वकील हैं जिनके हम आप सब मद्दा हैं कि वो बड़े आला दर्जे के, आला पाए के हैं वकला। मैं तो चौधरी एतजाज़ हसन का जी चौधरी साहब भी माशाल्लाह। आप उनका नाम भूल गए थे। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मतलब बिल्कुल मेरे तो बड़ी इज्जत का रिश्ता है। हाँ, मेरी बिल्कुल इज्जत का रिश्ता है जी। मैं तो रुक के उतर के उनको मिलता हूँ चौधरी साहब को, जिधर मुझे नज़र आ जाए। और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मुझसे मिस हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 99th परसेंटाइल के ऊपर जो लॉयर हैं, उनमें से दो अहम तरीन लॉयर जो हैं वो पार्टी के सीनियर ओहदेदारान हैं। तो आप ये जंग जो है इसको अदालत में ले जाएं, कानूनी नुकात की बुनियाद पे आप जीतें। अगर आप मान लें अगरचे कुछ पिछले कुछ नज़र नहीं आया, कोई एक दो आपने वो वीडियो क्लिप्स भी सुने होंगे कि इस तरह लोग थोड़ी निकलते हैं, लोग थोड़ी निकलेंगे वगैरह वगैरह। वो हमारे ही कुछ दोस्तों के क्लिप्स आए थे इस तरह
कोई इंटरनल क्लिप्स थे, लेकिन वो क्लिप्स विलिप्स को छोड़ें, वो तो मामूली बात है। अगर वाकई कोई ऐसी मुल्क गिर मूवमेंट ये चलाने लगे हैं और चला सकते हैं जिसके बाद कानून ख़त्म हो जाएगा और एक दिन उस मूवमेंट की वजह से, वो एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब ने ही कहा था कि हम आ रहे हैं, हम जेल तोड़ के कैदियों को, आपको याद है उन्होंने जेल के मुतल्लिक कहा था। ये जेल के मुतल्लिक? जी जी, जेल के मुतल्लिक कहा था। आप क्लिप ज़रा अपनी रिसर्च टीम को बोलें कि अभी क्लिप निकालें, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जब लास्ट कैंपेन चलाई है तो उन्होंने कहा कि हम जेल तोड़ के अपने कैदी रिहा वो करके ले मैं जाएंगे। डोगर साहब से बात कर लेता हूँ अगर आप तो वो अगर ऐसी मूवमेंट, दो ही रास्ते हैं ना जी। एक रास्ता तो ये है कि वो आएँ जेल तोड़ लें या कब्ज़ा कर लें और रिहा करके ले जाएं। दूसरा ये है कि कानूनी तरीक़ाकार से बेहतरीन जो उनके लॉयर्स हैं, जिनकी सर्विसेज तकरीबन होपफुली मुफ्त उनको हासिल हैं, उनके ज़रिए जो है उनको वो बाहर ले आएँ। ये दूसरा तरीका है। अच्छा डोगर साहब, इसका भी आप जवाब दें, लेकिन ज़रा देख लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब माजी में क्या क्या कहते रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने तहरीक चलाने का पहले भी ऐलान किया था, उन्होंने क्या कहा था? 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है। तो डोगर साहब, ये बड़ी दफ़ा ऐलान हो चुका है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए तहरीक चलाएंगे। अब 90 दिन की डेडलाइन दे दी अली अमीन गंडापुर साहब ने। 89 सर, 89 जो भी है। तो ये इसकी डेडलाइन की वजह क्या? 90 दिन के बाद फ़र्ज़ करें इमरान खान रिहा नहीं होते, फिर क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। देखें, ये जो अल्टीमेटम दिया है इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। आप जब किसी पार्टी को दीवार के साथ लगा देंगे और उसके तमाम रास्ते बंद कर देंगे, तमाम कानूनी रास्ते बंद कर देंगे, 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों को और इंसाफ के दरवाज़े पर ताला लगा देंगे, जजों को ताबे कर लेंगे और मुकदमात के फ़ैसले अपने मर्ज़ी के मुताबिक लेंगे और जो हमारी अपीलें हैं कानून के मुताबिक वो नहीं सुनेंगे। हम अरकान असम्बली आपके सामने हाई कोर्ट के बाहर पिछले 4 महीने से जाते हैं और बैठते हैं। जज साहब इधर से बहाना करके, इधर से बहाना करके पतली गली से निकल जाते हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाहिद एक वाक़या है, एक वाहिद मुकदमा है जिस तरह भुट्टो साहब को 109 में फांसी हुई और अभी जो हालिया दिनों में हमारे जो कायदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद वगैरह, जिनको लाहौर से ज़मानत उनकी 2 साल के बाद रिजेक्ट हुई है, मशवरे में 109 में अयानत जुर्म है। ये पहला मुकदमा है पाकिस्तान में कि जिसकी ज़मानत रिजेक्ट हुई है। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। 2 सालों में, 2 साल के बाद तो मीर साहब कत्ल के मुलज़म की भी ज़मानत हो जाती है। आपने हमारी ख़वातीन को कैद में रखा हुआ है, बुज़ुर्गों को कैद में रखा हुआ है, कारकुनों को कैद में रखा हुआ है। आपकी एक हज़ारों खातून रहनुमा थी आलिया हमजा साहब, रिहा हो चुकी हैं। हज़ारों, जी, वो भी एक लंबी तवील जेल काटने के बाद हज़ारों कारकुनों को आपने जेल में रखा हो। जब आपने हमारे सारे रास्ते बंद कर देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम सड़कों पे जाएंगे और हम हर मुमकिन एहतजाज करने की कोशिश करेंगे जिससे इमरान खान की और हमारे असीरान की, हमारी कैदियों की रिहाई मुमकिन हो। ठीक है। आप कहते हैं कि जी कानून, देखें हम तो आज भी अदालतों की जंग लड़ रहे हैं। हमारे तमाम वकला जिनकी आपने बात की है वो अदालतों में जा रहे हैं। हम वहाँ जाकर एक ही नारा लगाते हैं कि इन जजों को आज़ाद करो और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। अभी आपकी बैग में कोर्ट नंबर 1 है, जो 77 खसूसी नशिस्तें हमारी छीनी गई हैं, डाका डाला गया। उस कोर्ट नंबर 1 पे जो 8-9 जज बैठे हुए थे, वो कोई फ़ैसला? क्या इस जमहूरियत में इस तरह होता है किसी पार्टी को, किसी शख्स को दबाने के लिए? आप हमें कोई रास्ता देते, कहीं अदालतें अपना काम कर रही होती, कहीं से इंसाफ मिल रहा होता, कोई ज़मानतें हो रही होती, तो ठीक है, हम इस एक्सट्रीम स्टेप पे ना जाते। अब हम क्या करें? मरता क्या ना करता। आप हमें कहाँ, आपने तो हमें कहीं का छोड़ा ही नहीं है। ना आप हमें इंसाफ देते हैं, ना आप हमारे मैंडेट को मानते हैं, ना हमें घरों में बैठने देते हैं, चादर चार दीवारी की आप पामाली करते हैं, एहतजाज जलसा आप नहीं करने देते, तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप आपस में लड़ाई करनी तो बंद सर करें। लड़ाई तो चलो कि इख्तलाफ राय होता है, बात आपकी ठीक है, नहीं होनी चाहिए लड़ाई, मुश्किल वक्त वो है। जिन बीबी का मैंने नाम लिया है जो रिहा हो चुकी हैं,
वो तो कहती फिरती है जी पता नहीं है कौन सी तहरीक चला रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। मुश्किल वक्त है, नहीं होना चाहिए। ये वक्त है पार्टी को इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिन हालात में पार्टी चल रही है वो भी तो आपके सामने है। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा ज़ियाउर रहमान साहब, अब एक तरफ तो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी हम 90 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रहा कराएंगे, दूसरी तरफ सेनेट का इलेक्शन करीब आया तो JUI के साथ भी उनका एक मैच शुरू हो गया, अली मीन गंडापुर साहब का, और उन्होंने एक चैलेंज कर दिया है, उन्होंने चैलेंज किया है, आप ज़रा सुन लिया होगा आपने, हम ज़रा आपको दोबारा सुनवाना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान मुनाफिक आदमी है, ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, तो मौलाना साहब कहा तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा। तो ज़ियाउर रहमान साहब, अब आपने चैलेंज कबूल कर लिया है, आपने क्यों चैलेंज कबूल किया है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या लुत्फुर रहमान साहब ने या अताउर रहमान साहब ने क्यों नहीं कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि दो बातें अभी आपकी इस पूरी गुफ्तगू में सामने आई हैं, वो ये है, एक तो मुसद्दिक भाई ने एक तरफ का जो है वो कवर किया है जो लीगल साइड है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ कि कोई भी सियासी कारकुन जेल में नहीं होना चाहिए, तो उसके जेल से रिहाई के लिए पाकिस्तान का कानून वो हम सब पर लागू होता है, हम पे भी लागू होता है, इमरान खान साहब पे भी लागू होगा, आप पे भी लागू होगा, उससे निकलने के अपने तरीके हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन जहाँ तक सियासी राह लेने की बात है, अगर PTI का कोई और लीडर वो 90 दिन की बात करता, वो इमरान खान की रिहाई की बात करता, तो शायद हम इसको कोई एक तवज्जो देने के लायक भी समझ लेते। लेकिन जिस शख्स ने 90 दिन का ऐलान किया है, बसद एहतराम उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस तरफ वो अच्छा नहीं है। इस हवाले से इस्लामाबाद के रोडों पर अपने कारकुनों को छोड़ के KP चले जाना, फिर वहाँ कहना कि जी मैं तो 12 ज़िले क्रॉस करके आया हूँ, फिर उसके बाद दोबारा कारकुनों को बुलाना, फाइनल कॉल बुलाना, फिर उनको कहना कि जी आप संगजानी में रुक जाएं, फिर आप 26 नंबर में रुक जाएं, फिर आप D चौक तक क्यों आ रहे हैं, अपने कारकुनों को इस तरह छोड़ देना। ये जिस शख्स ने ऐलान किया है, कम अज़ कम इस तरह के ऐलान जो है वो मैं नहीं समझता कि ये एक संजीदा ऐलान है। यानी इसका मतलब ये है कि आप 90 दिन का बाकायदा एक स्टैंप लिख कर दे रहे हैं हुकूमत को कि इमरान खान ने 90 दिन तो जेल में रहना है, और इस हवाले से कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक उन्होंने बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, ये PTI के अंदरूनी मामला है हामिद भाई। इनको सोचना चाहिए कि PTI जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में है, अपोजिशन को साथ में लेके चलना है, अपोजिशन से बिगाड़ के चलना है। ये इस वक्त के हालात वो अपोजिशन के इत्तेहाद और इत्तेफाक के हैं। और दूसरी बात, इस पे भी संजीदगी से उनको गौर करना चाहिए कि इस वक्त अपोजिशन की बेइत्तेफाकी या अपोजिशन में इस तरह की दराड़ वो किसके मफाद में जाएगी। जहाँ तक चैलेंज कबूल करने की बात है, तो हामिद भाई जिस सीट पर उन्होंने चैलेंज किया है, उनके भाई के मुकाबले में कैंडिडेचर जो फ़ाइल किया था वो मैंने फ़ाइल किया था। मैं एक दफ़ा फिर आपकी इस प्रोग्राम की वसादत से उनका चैलेंज कबूल कर रहा हूँ कि मैंने कैंडिडेचर फ़ाइल किया था उनके मुकाबले में, जमीयत उलमा इस्लाम ने बायकॉट किया था, तो उस बायकॉट की वजह से हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। ये गज़ और मैदान कल को फैसला अच्छा, ये बताएं ना, अमीन अभी ये बताएं, दे दें, मैं उनके मुकाबले में तैयार हूं। ये बताएं कि आपने बायकॉट क्यों किया था? मौलाना फजलुर रहमान तो इलेक्शन लड़े, तो आप क्यों बायकॉट करके चले गए? वो हामिद भाई उस वक्त चूंकि आपको याद है कि जमीयत उलमा इस्लाम का एक ओपिनियन वो ये था और आज भी मौजूद है, वो स्टैंड करता है कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन कंट्रोल्ड और मैनेज्ड थे, इसी तरह 2024 का इलेक्शन भी कंट्रोल्ड और मैनेज्ड। तो जब इलेक्शन के नताइज आए और हमने उसको मुस्तरद किया, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने ये समझा कि जो कुछ 8 फरवरी को जो है वो हुआ है इस कौम के साथ, अवाम के साथ, वही ज़िमनी इलेक्शन में दोहराया जाएगा, तो इस तरह के प्रैक्टिस में जाने का फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया। तो फिर अब आप कह रहे हैं कि जी मैं अब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, आओ मेरे मुकाबले पे, तो फिर दोबारा जो ज़िमनी इलेक्शन होगा वो भी वैसा ही होगा जैसा 8 फरवरी को हुआ। हामिद भाई, आप पहले कह रहे हैं कि नहीं वो गलत था, तो फिर अभी भी तो वैसा ही इलेक्शन होगा।
एग्जैक्टली ऐसी बात है। अगर ये हमारा हामिद भाई इनिशिएटिव होता तो फिर इस पे डिस्कशन हो सकती थी। ये चैलेंज तो उन्होंने दिया है, अब उनके चैलेंज जो है वो, और ये पहला चैलेंज नहीं है हामिद भाई। ये अगर आपको याद होगा तो पिछले उसमें असेंबली में, ये असेंबली के फ्लोर पर जब अली अमीन साहब जो है वो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी उन्होंने असद महमूद को चैलेंज दिया था कि मैं अभी आज इस्तीफ़ा देता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ लें। असद महमूद ने असेंबली के फ्लोर पर उनको कहा था कि मैं अभी आज इसी वक्त आपके साथ इस्तीफ़ा देता हूं, आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूं। उस चैलेंज से भी पीछे चले गए, अब दोबारा उन्होंने चैलेंज दिया है, तो ये चैलेंज उनकी तरफ से है, इसका सिर्फ हमने जवाब दिया है। वरना इस इंतखाबी निज़ाम पर हमारा न एतमाद 2018 में था, न इस वक्त 2024 में मौजूद के इलेक्शन पे मौजूद। आमिर डोगर साहब, ये जो सूरत हाल है, ज़ियाउर रहमान साहब ये कह रहे हैं जी कि अपोजिशन की दो पार्टियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप इस पे क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये मुनासिब बात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने आखिर में कहा कि इस इलेक्शन पे और इस इंतखाबी निज़ाम पर हमारा कोई एतमाद नहीं है, तो अभी जो 77 सीटें हुई हैं जो लूट से लगी है, उसमें इन्होंने अपनी पार्टी की 2 सीटें मज़ीद ली हैं। एक कौमी असम्बली की सीट है KP के सिंध की नूर आलम खान साहब की, उनके अगेंस्ट 2 ख़वातीन की सीटें पहले हैं और 2 इनको और मिल गई हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा एक सीट के अगेंस्ट 4 स्पेशल सीटें। आप का एहतराम है, मेरा बड़ा ताल्लुक़ है मौलाना साहब से, बहुत एहतराम है, आप तो कम अज़ कम थोड़ा बहुत जमहूरी रवैया रखें और आप कहें, जिस तरह हाफिज़ नईम उल हक ने, नईम जमात इस्लामी के अमीर ने कराची की सीट नहीं ली थी, आप तो कम अज़ कम आगे बढ़े और कहें ये 2 सीटें मेरी नहीं है। अच्छा, मेरा हक ही नहीं है। ज़ियाउर रहमान साहब, ये आप एक बड़ा साबित करें एक कि आप बड़ा इस पे एक वैलिड सवाल है कि आप कह रहे हैं कि हम अपोजिशन की पार्टी हैं, तो अगर आप अपोजिशन की पार्टी हैं तो एक अपोजिशन की पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उससे सीटें छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गई हैं और आपने भी ले ली हैं, तो फिर आप अपोजिशन की पार्टी कैसे हुए? पिटिशनर थे। हाँ हामिद भाई, आमिर भाई मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, हम दोनों का ताल्लुक़ एक लिहाज से मुल्तान से भी है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। लेकिन 2 बातें मलहूज़ खातिर होने चाहिए PTI को के सामने, वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मंसूर अली शाह साहब वाले उस बेंच का जो फैसला इनके हक़ में आया था, तो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के कायद ने ऐलान किया था कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में नहीं जाएंगे और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हमें वो जुज़वी तौर पर कबूल है, मैं इसके ख़िलाफ़ अपील में नहीं जाएंगे, और जमीयत उलमा इस्लाम उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में नहीं गई। ये पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आमिर भाई ने बात की कि इनको नहीं लेनी चाहिए, मैं आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सीटें जमीयत उलमा इस्लाम नहीं लेगी तो ये आपको तो उस फैसले की रूह से नहीं मिलनी, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिलनी है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी है, तो आपको इजाफी सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को देना कबूल है, जमीयत उलमा इस्लाम को लेना कबूल नहीं है? जी बताएं सर। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। जिस तरह आपने मंसूर अली शाह के फैसले में आपने अपील नहीं की, आपकी इस फैसले को कदर की निगाह से देखा, आगे जाकर आपने जब बंदर बांट हुई खुद ही उसका हिस्सा बन गए, आपने अपने फैसले की जो एक बड़ा फैसला था बन गए और फिर उसकी नफी की हिस्सा बन गए, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनको ऑटोमेटिकली फायदा हुआ? सर काला चोर ले ले, लेकिन आप तो इस दौर में, इस पूरा शोभ दौर में तारीख में अपना नाम रकम करा जाएं। बच्चा बच्चा जानता है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के अगेंस्ट मिली हैं, आप तो उन 2 सीटों से कोई बड़ा नंबर नहीं आ जाना, आपने कोई आप तो कम से कम तारीख में अपना एक नाम लिखवा जाएं कि हमने ये कहा था कि सीटें हमारा हक नहीं। PTI को मिलती है, PTI को मिलती है, हमें कबूल। सर PTI को ना मिले, ये बहस नहीं है, लेकिन हम आपका इसमें क्या ख्याल है? ये बात मैंने इसलिए किया कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम इस निज़ाम को नहीं मानते, इस इलेक्शन को नहीं मानते, दूसरी तरफ इसके आप बेनिफिशरी भी हैं। अच्छा, कितना बड़ा कोलोफेल का तज़ाद है। सारी गुफ्तगू तो ज़ियाउर रहमान साहब तो अपने आप को एक अपोजिशन की पार्टी करार दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो उसमें फिर क्लियर नहीं आपको नज़र आ रहा कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाएंगे, फिर आप को नुकसान नहीं हो जाएगा? अच्छा, 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान को बेनिफिशरी कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हुए हैं असेंबली में, आप भी छोड़ के चले जाएं, आप भी तो बेनिफिशरी हैं उसी इलेक्शन के। आपकी हुकूमत भी बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, ख़त्म कर दें भाई। आपको भी तो उतनी समझ है जितनी मौलाना फजलुर रहमान को है। अगर काला चोर जो है उसे ये सीटें नहीं लेनी चाहिए इस तरह के इलेक्शन की, तो आपने काहे को ओथ ले लिया? आप असेंबलियों में क्यों बैठे हुए हैं?
आप कमेटी के मेंबरान क्यों हैं? हम तो आप इलेक्शन वहाँ से जीत कर आए बैठे। अरे मेरी बात स्पेशल सीट्स की बात हो रही है। जैसे जैसे आप मुनासिब समझेंगे मैं आपकी बात के साथ साथ चलूँगा। अभी तो मैं सिर्फ वो जवाब दे रहा हूँ कि आपने क्योंकि काले चोर का जिक्र किया, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जिक्र किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी बेनिफिशरी हैं, वो भी बेनिफिशरी हैं। आपको अपना बेनिफिट नहीं लगता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का बेनिफिट लगता है। यानी उसी इलेक्शन के जरिए वो आ रहे हैं, उसी इलेक्शन के जरिए आप आए। दरिया अबूर करके असेंबली तक मैं भी एक करके ही चलूंगा। अब एक हर बात पे मैं तो बेचारा नहीं, आपसे मैं बात कर सकता हूं ना, मेरा आपका रिश्ता है। आप मेरे भाई हैं, आपको मैं रास्ते में रोक भी सकता हूं। एब्सोल्युटली, यहाँ भी रोक इसलिए तो रोक रहा हूं, इसके रास्ते में इसलिए तो रोक रहा हूं ना। ये अभी भी आपके करीबी ताल्लुकात हैं। अभी मुझे अगर ये कहें कि आप अपनी गुफ्तगू को रोक दें तो मैं अभी रोक दूंगा। अच्छा, हाँ, तो प्लीज ना रोकें, चलें। अच्छा, कंटिन्यू। एक तो ये बात हो गई, कि आप बेनिफिशरी हैं। आप माने, आप आधा नहीं मान सकते कि मेरी हुकूमत तो मेरी हुकूमत है और तेरी हुकूमत जो है वो काले चोर की हुकूमत है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप मौलाना को कह रहे हैं कि चले जाएं तो फिर आप भी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उसी इलेक्शन के ज़रिए आप आए हैं जिस पे मौलाना प्रोटेस्ट करते हैं कि वो रिग हुआ है। आप हमारे साथ प्रोटेस्ट करते हैं, मौलाना आपसे प्रोटेस्ट करते हैं, जमात इस्लामी कराची में प्रोटेस्ट करती है, हमारी जो बेल्ट है सारी जीटी रोड वाली वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। ये जो आपके गवर्नर साहब हैं बलूचिस्तान के, इन्होंने भी शुरू में प्रोटेस्ट किया था, फिर इनको गवर्नर बना दिया गया और वो खामोश हो गए। अच्छा, अब दूसरी बात, वो आपने क्लिप तो चलाया नहीं। कौन सा? एक कि हम कब्जा करने आ रहे हैं रेड जोन के अंदर इस्लामाबाद पे। कब्जे वाला नहीं है ये, और दूसरा जेल तोड़ के ले जाएंगे, वो उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं सॉरी मिस हो गया। अब दूसरी बात यह है कि एक बड़ी अहम बात की सियासी कारकुनान के हवाले से कि उनको नहीं, मैं भी समझता हूँ नहीं होना चाहिए सियासी कारकुनान को कैद। लेकिन देखें, जब आप 9 मई करते हैं, जब जाके आप कोर कमांडर का घर जलाते हैं, जब आप वो लोग जिन्होंने शहादतें दी हैं, छातियों पे गोलियां खाई हैं, उनके मुजस्मों के सर काट के पटकते हैं, जब आप एयर बेसिस के ऊपर जाके जहाज़ों को जलाते हैं, तो फिर आप उसके बाद बोलें कि मैं तो सियासी कारकुन हूँ, और आप GHQ के ऊपर हमलावर होते हैं, और फिर आप बोलें कि मैं तो सियासी कारकुन हूँ, तो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी मुश्किल पड़ जाती। दूसरा, अब वो 100 मैं आपको दोस्तों, सियासतदान को, किसी सहाफ़ी को दोस्त कहना अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन चलें, आपसे अच्छी मोहब्बत का रिश्ता है। आपके सियासत में आने से पहले का रिश्ता पहले से, रिश्ते की नौइयत जो है वो जी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं तो दरख्वास्त गऊँ कि ना बताएं। लेकिन अगर मैं अपनी वजारत से सर आपको 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दे दूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे? चलें छोड़ दें। अगर आपको मैं 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दे दूं, वो पैसे जो सरकार के कॉफर्स में जाने थे, और उसके बाद आपसे 300-400 कनाल ज़मीन भी ले लूं, तो फिर मुझे क्या कहेंगे? इस वजह से जो मुकदमात जिनमें सज़ाएं हो रही हैं, उनके मुकदमात की नौइयत को सामने रख लें, और मैं समझता हूं कि उसमें भी बेगुनाही साबित कर दें। हाँ। लेकिन किसी सरीके तरीके से चले ना। ये तो मत कहें कि 190 मिलियन पाउंड भी लेके और कहा ये कि हमने तो, जब वो वापस हो गए हैं ना, और भाईजान वापस हो गए, मसरूका सामान फड़िया गया है तो हम वापस हो गया, तो ऐसा मतलब है जुर्म नहीं होया। इस वजह से ये तमाम चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। आखिरी बात करूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लंबी बात होगी। देखिए भाई, इन्होंने कहा कि अदालतों को आज़ाद करें। उस दिन कहते थे जब मेरा निशान छीना था, आपको याद है ना, मैं गया था जी इलेक्शन लड़ने के लिए शेर के निशान पे, तो अदालत से फैसला आया था, वो जो आज़ाद अदालतें, पहले अदालतें आपसे निशान छीनती थी, फिर PTI से छीनती थी, फिर इनसे छीन लिया। फिर ये कैसी अदालतें? तो आप ये मेरी तो गल सुनो ना, मेरी मजलूमियत की तो दास्तान सुन लो। जुज़वी इंसाफ मिलता था, अब मुकम्मल इंसाफ मिल रहा है। अच्छा, आखिरी बात, एक बात, पहले कहीं ना कहीं इंसाफ था, रमक थी। चले रमक ये थी कि मेरे से छीना कोई छीना नहीं है। इनकी ये इलेक्शन जीते तो ठीक है, मौलाना जीते तो अच्छा हुआ कि आज मुसद्दिक साहब ने भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया ना। अच्छा, आखिरी ये भी इनकलाबी थे। आखिरी बात, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। आखिरी बात करूंगा जी, ये मैंडेट की बात करते हैं। हाँ। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन जीत गए, आपने इलेक्शन चोरी किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने क्या कहा? हुकूमत बना ले। हाँ। तो बना लेते, नहीं बनाई। एक मिनट, पीपल्स पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने फोन करके कहा कि हुकूमत बना लें और आप ये फॉर्म 45-47 अपनी निगरानी में खुलवा लें,
इन्होंने नहीं बनाई। उसके बाद चंद साहब जो आपके करीबी दोस्त और मेरे भी करीबी दोस्त, आपके ज्यादा करीबी मेरे बहुत करीबी दोस्त, हम दोनों के मेरे करीबी हैं। बहुत, आप दोनों के बहुत करीबी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। चंद साहब डेलीगेशन लेके इनके पास गए कि आप हुकूमत बना लें, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। तो आज कह रहे हैं मैंडेट, तो ले लेते मैंडेट। अच्छा, तो और सारे फॉर्म 47 खत्म कर चंद साहब का देते। जिक्र किया है तो मुख्तारिया गल बद गई है, मैंने एक ब्रेक लेना है जी प्लीज। और मैंने सब्जेक्ट भी चेंज करना है। और ज़िया रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। एक मैंने ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, लेकिन चलते चलते सर हमसे जवाब लेना है, मुसद्दक ब्रेक से साहब की बात है। पहले मैंने कुछ कहना था, लेकिन अब मैं ब्रेक के बाद कहूँगा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। ब्रेक से पहले मैं एक और सब्जेक्ट की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो जो बात कर रहे थे उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और अब उसका जवाब देना चाहते हैं आमिर डोगर साहब। वो जवाब देंगे तो फिर मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। जी सर पहली बात है कि इन्होंने रीग इलेक्शन की बात की, मैं दूर नहीं जाता, बच्चा जानता है कि 19 सीटों वाली हुकूमत पार्टी को भारी मैंडेट 2/3 दे दिया और ये खुद उसके मलबे तले दब के दफन होंगे। ठीक है, खुद ही दमेंगे ना, खुद ही दब जाएंगे उसके नीचे। मैं दूर नहीं जाता, आज 1.5 साल हो गया कोई एक हल्का ये खोलने, ट्रिब्यूनल्स बने, पहले हाई कोर्ट के जज लगेंगे, फिर इन्होंने कहा रिटायर्ड जज लगेंगे। सर इस्लामाबाद के 3 हल्के खोल दें, दूर ना जाएं, यहीं का हल्का खोल दें, पता लग जाएगा क्या दूध है और क्या पानी है। चलें, ये आप 9 मई की बात की सर, 9 मई के फिर हकायक आप क्यों छुपाते हैं? जब रियासत नाकाम हो जाती है तो फिर आप इल्ज़ाम तराशियों पर आ जाते हैं कि आपने ये किया, वो किया, ये तोड़ा, वो तोड़ा। बना दें कमीशन, दूध का दूध पानी का पानी ले आए। हो गई है सच अभी किस चीज का कमीशन उनके सामने ले आए। सर इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंडाइटमेंट हो गई, सजाएं हो गई, तो अब किस चीज का ये खुद साख्ता इन्वेस्टिगेशन के आपने तमाम रियासती इदारों को सियासी हथियार के तौर पर पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये कौन सी जब तक जवाब इन्वेस्टिगेशन आपकी मर्जी का नहीं निकलेगा वो इन्वेस्टिगेशन अच्छा, अगर आप और ये जमहूरियत है कि अगर पीडीएम हुकूमत में हो तो जमहूरियत है, ऐसे वैसे इंसाफ ये खुद हो तो ये क्या है? तशवीश इस बात ये की थोड़ी है, सी ये तशवीश इस बात की है कि मलिक आमिर डोगर साहब जैसा जो एक तजर्बाकार सियासी कारकुन है, उसका लबो लहजा भी अब तल्ख होता जा रहा है। नहीं सर इसलिए कि हम कहाँ जाएं, मेरे साथ तो नहीं होता। किधर जाएं? आज थोड़ी सी है, हल्की सी आमेज़, हल्की सी आमेज़ है, लेकिन मैं इसको ठीक में अच्छा मुझे अब हम घरों में नहीं जा सकते, हम हल्के में नहीं जा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। आप घर में नहीं जा सकते सर हमारे तो देखा ना, अब परसों हम रैली लेकर निकले, पंजाब में, पूरे पंजाब में क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, तोड़ फोड़, वही तो आपके बहुत से कुछ एमएनए जो है, सारे तो नहीं, कुछ एमएनए तो रहती केपीके में पंजाब के, क्या करें, कुछ केपीके में है, कुछ बेचारे दुम दबाकर दुम दबा के ये लफ्ज वापस ले लें, आप बेचारे दुम दबा के लफ्ज वापस ले लें, ये ठीक कुछ लफ्ज बेचारे है। अपनी जान बचा अपनी पार्टी के लिए अच्छा नहीं। सर कुछ बेचारे अपनी जान बचाकर सर, वापस ले लें, दुम नहीं दबा, मैं चलो एक वापस बात ले ये, लें। हाँ मैं वो लफ्ज वापस लेता हूँ, क्योंकि वो दुम दबा के आपको नहीं पता कौन भागता है। कुछ बेचारे अपनी जान बचाकर मुल्क से बाहर बैठे ये हैं बात ठीक है। मैं कुछ बात और जला वतनी की जिंदगी गुजारने को मैं आसान आपसे काम अगर है। सवाल करना अगर चाह रहा हूं। गुजारिश करना है, जी एक प्लीज। मियाँ नवाज शरीफ जेल, मियाँ शहबाज शरीफ जेल, हमजा जेल, मरियम जेल, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल, ख्वाजा सलमान रफ़ीक जेल, एहसन इकबाल जेल, शाहिद अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जेल, वो अपने कामरान माइकल जेल, वो कुछ रह गया था बाहर। आपको मिफ्ता इस्माइल याद है, हनीफ अब्बासी भूल गया? हनीफ अब्बासी को मैं कैसे भूल सकता तो हूँ? भूले हनीफ ना आप, अब्बासी को देखिए तो- मैंने आइडेंटिफाई किया यार है, आपने आप हनीफ अब्बासी को भूल गए। यार अगर मैं ये बात, आप मेरी दुरुस्तगी, 2 आपने आज दुरुस्तगियां की ना करते तो मैं समझता हूँ उसके साथ जो जुल्म हुआ है कि तकरीबन सजाए मौत 25 साल कैद। सर तकरीबन सजाए मौत देने की मीर उसको साहब किन्होंने कोशिश मुकदमे की। बनाए? इलेक्शन से 2 दिन पहले सर आपने देखा अदालत के अंदर क्या हुआ है, आपने देखा क्या किया। तो इस वजह हनीफ अब्बासी पर मुकदमा इमरान खान ने बनाया था। मतलब है ये याद तारिक इंसाफ रखें, ने बनाया था। याद रखें, याद जितने रखें। जिक्र कर रहे हैं, हमने तो कोई मुकदमा नहीं, नहीं अच्छा बनाया। ये किसने बताएं ना, आप बता दें, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। यार अच्छा, सब मुकदमे फिर असी भी नहीं बनाया उसी यार। हुकूमत के, ये को बात है यार, या जिन्होंने भी बनाए सबको थे। पता है, इस पूरी दुनिया को पता है कि इन लोगों को जेलों में एक साहब थे जो कहा करते थे ऐसे करके कि मैं इसका कमरे का एसी सर, मेरा सवाल और बादशाहों की तरह जेलों में रहते और थे। आपने याद करवाया राना कोई 6 सनाउल्लाह, महीने, कोई राना 8 महीने, सनाउल्लाह कोई को 9 एक महीने के साल बाद। इन्होंने जमीन पे कीड़ों वाली लिटाया।
तो हम भी तो एक जमीन पे साल सोए लटाया। पड़े नहीं, हैं। दवाई ऐसे नहीं नहीं, थी। ऐसे नहीं, आप फिर गलती कर अच्छा, रहे हैं। गलती ठीक कर दी। उनके सेल में पहले चीनी फेंकी जाती थी, हाँ, फिर कीड़े कीड़ियाँ खुद ब छोड़ी। खुद ब खुद आते थे। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ, तो यही कह facts रहा हूँ। सही कीड़ों रखने वाली चाहिए। जमीन का मतलब Facts यही था। सही रखने चाहिए। जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं हमेशा से आज कुछ स्लिप ज्यादा हो रही, और फिर कोताहियाँ वहां हो रही। पे कैमरा भी लगा होता भाई है। कौन लोग थे? इमरान खान था। जी, नहीं नहीं, बताए ना कौन लोग थे। इमरान खान की हुकूमत में कौन इतने था जी? तप्पड़ थे कौन था जी? कि कैमरे लगवाते। कौन आज अडियाला जेल पर किसका कब्जा है? अंदाजा करिए। आईजी का, जेल खाना अंदाजा जाते हैं, करिए यार। सुप्रीडेंट का, खुदा का अंदाजा नाम करिए माने जी। भाई। हमें बिल आखिर अच्छा, ये एक बात बताऊं, डोगर अपनी साहब, स्पेस वापस लेनी पड़ेगी। मुझे राना सनाउल्लाह ने नहीं बताया जी। कि उसके सेल में चीनी फेंकी जाती थी। जो सर, he was a चीनी फेंकते थे ना, diabetic patient. He जो almost ऑर्डर पे died. इम्प्लीमेंट करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमसे ये करवा रहे हैं, प्लीज इसका कहीं जिक्र कर दें कि राणा साहब जो है उनके कान में भी कीड़े घुस जाते हैं। और आज चीनी मंगवाई जा रही है इनकी आज अपनी import हुकूमत की की जा रही कारकर्दगी है। पर। फवाद हसन फवाद सब क्या कह रहे हैं? इंपोर्ट कि करके, ढाका चीनी इंपोर्ट करके फिर आपके जो रहनुमा हैं जेलों में, उनके सेल में फेंकी जाएगी। अल्लाह करे ऐसा एक ना तो हो। ये कहते हैं अब, और अब सेल जो में रख मैंने के भी सवाल क्या मुआशी पिछली इस्तेकाम आ ब्रेक गया। से पहले करना था वो मैं अभी तक नहीं कर सका, और एक और ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। मलिक साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा जी था। सर, हुक्म सर। कर लूँ आप? जी जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई है, क्या वजह हुई है इतनी ऊपर? आज तो रिकॉर्ड ही ब्रेक हो गया, और हमें क्या फ़ायदा होगा, आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा होगा? सर, ये 2-3-4 अहम चीज़ें। एक तो स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जो है लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि अली मीन गंडापुर ने कहा 90 दिन की डेडलाइन दे रहा हूं, इमरान खान को रहा कर दो, उसके अगले दिन स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि जो मैंने बात कही थी कि वो हाथ कंगन को आरसी, क्या आपने भी 50 क्लिप चला दिए कि जो कंगन हाथ में पहने हो वो शीशों में थोड़ी अच्छा, देखते हैं। और बताएं, और क्या वजह? दूसरी बात ये है सर कि एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आ गया, यानी वो जो बैंक्रप्सी की बाज़गश्त थी, जो हर वक्त बाज़गश्त होती थी कि ये 500 पे रुपया चला जाएगा, रुपया वापस रिसीव करके आया 280 पे, 300 से ऊपर जाके, यानी एक स्टेबिलिटी आ गई, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। IMF ने कॉन्फिडेंस का इजहार किया, जो बैनुल अक़वामी इदारे जो रेटिंग देते हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया, और पहले की तरह बूम बस साइकिल पे मैं औरंगज़ेब साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वो नहीं किया कि अब एक खोल दो एकदम ताकि फिर हमारा ज़र मुबादला जो है वो ख़त्म हो जाए। बड़ी रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जा रहे हैं, तो मार्केट उसको रीड कर रही है। और आप इस वक्त ये देखिए कि जो भी जाता है, अगर फील्ड मार्शल जाएं, वज़ीर आज़म जाएं, मैं जाऊं, अलीम खान साहब जाएं, SIFC के लोग जाएं, यानी कोई भी बंदा जाए, चाहे हमारा उनके साथ फ़ौजी कोई रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा इक़्तिसादी हो, हम बात क्या करते हैं? पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जो ग्रोथ के लिए जो नई पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। इस दफ़ा का जो बजट दिया गया है, हमारे टैक्स रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को एहसास हो रहा है कि ये बोरोड मनी वाली खेल जो है आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रही है। तो वो तमाम कॉन्फिडेंस कल्मिनेट करके मार्केट में आता है। अगर इंस्टेबिलिटी आएगी, अगर दोबारा से इररिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लेकर आएंगे, दोबारा से इसकी हमें कीमत देनी पड़ती है। जब हम इररिस्पॉन्सिबल ग्रोथ की तरफ नहीं जाते ना, तो लोगों को, लोग कहते हैं नहीं यार की गल हुई, पहले तो अन्य पैसे खर्च दी सी हुकूमत, हुण क्यों है? तो ये मेरे ख्याल में इसकी थोड़ी सी सियासी कीमत है, लेकिन मुल्क की तरक्की, मुल्क की बका, मुल्क के दिफा के लिए ये अहम चीज़ें हैं, और मार्केट इनको रिकग्नाइज कर रही है। अच्छा आमिर डोगर साहब, सवाल अब मेरा आपसे ये बनता है कि अली मीन गंडापुर साहब ने कल 90 दिन की डेडलाइन दी, और आज पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ के आगे ही चली गई। सर मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज एक सट्टेबाजी है। अच्छा, वो लोग जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था और बेपनाह पैसा कमाया, 2-2.5 सालों से या साल 1.5 साल से उन्होंने सब स्टॉक एक्सचेंज में पैसा ले गया। आप चेक कर सकते हैं। मैं मुल्क में, तो इसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब मानूंगा, आम आदमी को तब फ़ायदा होगा जब मुल्क में इंडस्ट्री लग रही हो, मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ रही हो, लोगों को रोज़गार मिल रहा हो। आप चले जाएँ फैसलाबाद, आप चले जाएँ गुजरांवाला, इंडस्ट्रियल जोन में चले जाएं, ये बता दें कि इन 2 सालों में, 1.5 सालों में कितनी मुल्क में इंडस्ट्री लगी। स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर तो होती है ना, इंडिकेटर economic जरूर है, stability का। एक हद Export तक भी बढ़ रहा है, एक हद export भी तक बढ़ रही है। इंडिकेटर जरूर है। लोग तो अपना सरमाया लेके बाहर जा रहे हैं।
आपके पढ़े लिखे यही तो सवाल है कि आप कह रहे हैं लोग सरमाया लेके बाहर जा रहे हैं, यहाँ स्टॉक मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। नहीं सर, लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे ना, ये जो हैं ये वो काले धन वाले हैं। अच्छा, काले धन ये वाले। काले धन वाले, ठीक है। दूसरी बात ये है, तो आप जब पावर में आएंगे तो ये स्टॉक मार्केट भी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इनके पीछे लग जाएंगे। 30,000 देखिए, स्टॉक मार्केट को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता ना, अच्छा। इग्नोर तो नहीं कर सकता, लेकिन कंक्रीट जो है वो आपकी स्टेबिलिटी है कि जब मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जब लोगों को रोजगार मिल रहा हो। एक बात, दूसरी बात ये कहते हैं जी हम जहाँ जाते हैं लोगों को कहते हैं कि इन्वेस्ट करें। ऐसे मुल्क में आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जब मीडिया पर कतगन हो, सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन हो, लोगों को सच बोलने ना दिया जाए, मुल्क का पॉपुलर लीडर को आप जेल में डाल दें, 25 करोड़ आवाम के मैंडेट की आप तौहीन कर दें, आप जैसे शख्स को हर दौर में सच बोलने की सजा दी गई है। ऐसे मुल्कों में लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा, नहीं आपने करते। कहा कि मीडिया पे- इन्वेस्टमेंट होती है मीडिया पे जब कदगन जमहूरियत लगाई हो, जब अदालतें काम कर रही हो, आलिया हमजा साहिबा ने भी इंसाफ दी थी हो, आपको सजा एक इंसाफ हो, आज़ादी मिल रही हो, सच और बोलने की लोगों सजा जो के है मैंडेट का आपको एहतराम हो। याद होगा एक ऐसे दफा- मुल्कों में, ऐसे हालात एक में, दफा ऐसे आपको हालात सच में बोलने की इन्वेस्टमेंट सजा नहीं होती। आलिया हमजा साहिबा ने जब भी दी थी। नाम की जमहूरियत हो, आप पे जब गद्दारी शख्सी का आमरीत हो। चलाया था एक, वो क्या बोलते हैं, रेफरेंस नहीं, रेफरेंस नहीं, उन्होंने क्या कौमी था? असेंबली में एक तहरीक पेश की तहरीक पेश की थी कि कि हामिद मीर को गद्दार आज करार शाम दिया को जाए, 8 बजे लेकिन मैंने कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने कर फिर दिया वो ना, जेल में चली गई थी, अरे इसलिए मैंने कर जिक्र दिया, अब नहीं तो आ किया। गई तो मैंने किया, मैंने अच्छा भी नहीं चले, किया जब ये तो तक पिछली जेल दौर थी। की बात होगी ना मलिक साहब। तो एक आज की भी डेवलपमेंट है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब को एक ख़त लिखा है, बड़ा लंबा चौड़ा ख़त है, और सीसी जो है वो किया है शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और ये ख़त लिखा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल है एंथोनी बिलिंगर। एंथोनी बिलिंगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर की हुई है जो कि अभी तक चल रही है। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं जी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट कह रही है हमें पाकिस्तान में पीका एक्ट के नफाज और सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। मई 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान प्रेस की आज़ादी की 34 खिलाफवर्जियों के वाक़यात पेश आए, जिनमें 7 सहाफ़ियों की टारगेट किलिंग के वाक़यात शामिल हैं। सहाफ़ियों को अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों की अदायगी में दुश्वारियों का सामना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुका है, लेकिन पीका के तहत आज़ादी इज़हार और आज़ादी राय पर कदगन तशवीशनाक है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मलिक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो IFJ ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो उन्होंने दावे किए हैं वो सही है या गलत है? और पाकिस्तान का 158वां नंबर है, देखिए कोई भी शख्स इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जी, कोई भी शख्स जो है वो किसी सहाफ़ी के ऊपर जुल्म होना, उसकी आवाज़ बंद करना या उसका कत्ल होना, उसका शहीद होना, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि देखें, आप ही के सहाफ़ी दोस्त हैं जो ख़वातीन हैं, उनके मुतल्लिक जिस तरह की गुफ्तगू, एक सहाफ़ी ने मुझे बताया कि ये मेरा बेटा लेकर आया आज स्कूल से, आसमा शराजी, नहीं उनके साथ इसलिए मैंने नाम लिया है कि उनके साथ वाकई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनके साथ जी ज्यादती की जाती तो आप मुझे बताइए कि कोई प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी ना। आप जिसकी मर्ज़ी इज़्ज़त उछाल दें। आपने जो जर्नैल हैं उनकी बेटियों की तस्वीरें लगाई मीडिया के ऊपर और ना जाने क्या क्या लिखा। चलें उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहे। मैं हम तो मैं भी ये कह रहा हूँ आपको कि देखें जो थोड़ी बहुत पीका एक्ट की भी मजम्मत अगर करवा हमने दें नहीं, मैं तो पीका एक्ट जिस दिन पहले दिन लगा था उस दिन भी सपोर्ट नहीं किया था। ओ बस इसका मतलब है कि जनाब मैं आपका शुक्रिया अदा हमारे करूं। सवाल का जवाब मिल गया। नहीं, आप मेरी बात सुने। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो जिस रविश पे मीडिया चल निकला है उस रविश पे लोगों की इज्जतों की नीलामी जो है उसके खिलाफ भी तो प्रोटेक्शन देना हमारा हक है ना। तो एक बैलेंस क्रिएट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज्यादा इस तरफ जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। इसमें क्या मसला? चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है जी। फिलहाल तो पीके एक्ट लगाया है कि कोई भाई उन्होंने कहा कि मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। इमरान खान का नाम ना ले। जो इमरान खान का नाम लेता है वो बेचारा सुबह नौकरी से फारिग होता है। कि इसको बैलेंस में ये सच सुनना नहीं चाहते। बैलेंस में रखें। देखें सुनना नहीं चाहते। मलिक साहब अगर बुरा ना की आड़ में लोगों की बच्चे बच्चियों की इज्जतें उछालना और उसके बाद उनका कोई रिकोर्स ना होना, ये भी आप दोनों का बहुत बहुत मुल्क शुक्रिया। के खिलाफ कोई चीजें निकालना, तहरीक चलाना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये कोई बात है यार? बहुत बहुत शुक्रिया खान पाकिस्तान लेकिन मैं चलते चलते जल्दी जल्दी सिर्फ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी पीका एक्ट पेश किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी पीका ऑर्डिनेंस पेश किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लगा दिया। तो सहाफ़ियों ने ये जो दोनों अदवार में जो पीका ऑर्डिनेंस आए, कभी PTI कभी मुस्लिम लीग नून,
तो जो आज़ाद सहाफ़ी हैं उन्होंने इन दोनों के जो ये कवानीन हैं उसकी मुखालफत की थी, उसकी तरदीद की थी, उसको मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।